बदलते पहाड़ भाग 15 जागरूक कदम। ओ मुन्नी, खिड़की बंद कर तो ऊपर वाली। हाँ मम्मी कर दी। ओ इजा, यहाँ भी पानी आ गया। बाप रे बाप, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाय, इस बार की भी फसल का नाश होगा अब। हाँ बाढ़ वगैरह भी तो आई है कितनी जगह। बादल फटा है पड़ोस वाले गांव में। चलो इस बार अच्छा ये हुआ कि हमने तेरे कहने पर अपना मशरूम वाला काम शुरू कर दिया था, वरना मकान की अगली किस्त पता नहीं कैसे जाती। हाँ मौसम का भरोसा नहीं है अब। सिर्फ किसानी की आय पर थोड़ी ना निर्भर रहेंगे। क्या सुना रही थी तू उस दिन रेडियो पर? किस वजह से होता है ये क्लाउड चेंज? क्लाउड चेंज नहीं मम्मी, क्लाइमेट चेंज। मतलब जलवायु परिवर्तन, जिससे हमारे मौसम में बदलाव होते हैं। हाँ हाँ, वही वही। उसमें तो बता रहे थे कि आने वाला समय तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। हाँ इसीलिए अब हमें आने वाले मुश्किल समय का सामना करना होगा और उसी हिसाब से खुद को ढालना भी होगा। वो कैसे करेंगे रे? कैसे करेंगे? तुम तो पहले से ही कर रही हो। हैं? वो कैसे? अरे मेरी भोली ईजा, ये जो हमने मशरूम का काम शुरू किया है, ये भी तो एक तरीका है इस क्लाइमेट चेंज के दौर में खुद को सुरक्षित रखने का। अगर खेती से उतनी कमाई नहीं भी होती तो यहाँ से पैसे आएंगे। और दूसरा, जो पापा ने ये सोलर ऊर्जा वाले पैनल लगाए हैं, जिसे तुम टोक रही थी कि ये क्या फट्टे लगवा दिए ऊपर। तो फट्टे जैसे ही तो दिखाई दे रहे थे बल्ब। फट्टे नहीं है यार वो मम्मी, उससे हमारे घर में सूरज की रोशनी से बिजली बनेगी। अच्छा अच्छा, ये जानकारी तो सबको होनी चाहिए ना। किसमें सीखा रही तूने? मैं तो एक दिन ऐसे ही रेडियो सुन रही थी, उसमें एक प्रोग्राम आ रहा था बदलते पहाड़ करके। उसमें आ रहा था कि हमारे पहाड़ खतरे में हैं और अलग अलग चीज़ें बता रहे थे। अच्छा अच्छा, ये भी बताते हैं कि हम बचने के लिए क्या करें? हाँ आज भी आएगा उनका प्रोग्राम, जिसमें और चीज़ों के बारे में बताएंगे वो। हर बृहस्पतिवार 4 बजे आता है। टाइम क्या हुआ है बताओ तो। ले, 4 तो बज गए। लगा फिर लगा, मैं भी सुनूंगी आज। ठीक है लगाती हूँ। आज बृहस्पतिवार है, 4 बज गए हैं और शुरू हो चुकी है हमारी खास रेडियो सीरीज बदलते पहाड़, जिसे आप सुन पा रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हर्षिता मेहता। स्वागत करती हूँ आपका बदलते पहाड़ के 15वें और आखिरी एपिसोड में। ये सफर शुरू हुआ था एक छोटे से सवाल से। वो सवाल ये था कि क्लाइमेट चेंज जैसे जटिल विषय को सरल शब्दों में आप तक कैसे पहुंचाया जाए। हमने पहले एपिसोड में बात करी थी क्लाइमेट चेंज की पहचान की, फिर हमने समझा आजकल बुरांश पहले क्यों खिल रहे हैं, उसके बाद बढ़ते तापमान की बात हुई, फिर बात हुई जंगल की आग की, जिसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर मंडराते हुए खतरों को समझा। इन सब के बाद बात आई पानी की, जहाँ हमने सूखती नदियों और नौलों का कारण समझा, शहरों की तरफ भी रुख मोड़ा और बढ़ते शहरीकरण पर भी एक नजर डाली। फिर हमने हमारे किसानों और उनकी खेती पर चर्चा करी, जिसके बाद नंबर आया अनियंत्रित टूरिज्म का। प्रकृति के बदलते स्वरूप को देखते हुए आपदाओं को भी समझा और साथ ही समझा कैसे डेवलपमेंट का माया जाल हमें गुमराह कर रहा है। महिलाओं पर क्लाइमेट चेंज के दुगने प्रभावों पर भी दृष्टि डाली और साथ ही बात करी ऐसे मुद्दे पर जिस पर शायद ही कभी कोई चिंतन हुआ हो, जो था मेंटल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज का रिश्ता। अंततः डरे हुए मन में उम्मीद की किरण जगाने के लिए हमने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स को भी समझा। हर एपिसोड एक नया दृश्य खोलता गया, हर कहानी ने इस तस्वीर में एक नया रंग भर दिया। और अब जब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, तो समय है अगला सवाल पूछने का। अब हम क्या करें? जवाब है मिटिगेशन और अडेप्टेशन। मिटिगेशन यानी शमन, जिसका मतलब है उन चीजों को कम करना जो क्लाइमेट चेंज को और बढ़ा रही हैं, मतलब पोल्यूशन और कार्बन एमिशन को कम करना। ये वही निवारक उपाय होते हैं जो भविष्य में नुकसान को कम करते हैं, जैसे घर में सोलर पैनल्स या सोलर वाटर हीटर्स लगाना, ताकि बिजली कम खर्च हो और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता
घट जाए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, थैली के बजाय कपड़े के बैग का उपयोग करना, बिजली बचाना, बेकार में लाइट, पंखा या एसी ना चलाना, छोटे सफर के लिए साइकिल का यूज करना ताकि हवा दूषित ना हो। ये सब छोटी छोटी आदतें मिलकर पोल्यूशन कम करती हैं और हमारे पहाड़ों को सुरक्षित बनाती हैं। अब बात करते हैं अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, जिसका मतलब है नए हल ढूंढना, नए रास्ते बनाना ताकि हम बदलते मौसम के साथ खुद को ढाल पाएं। ये एक तैयारी है ताकि हम क्लाइमेट चेंज के असर को झेल सकें, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नौले धारों जैसे पुराने जल संचय प्रणालियों को दोबारा जीवंत करना ताकि पानी की कमी ना हो। खेती के साथ साथ मशरूम फार्मिंग, मधुमक्खी पालन या मिलेट और ऑर्गेनिक खेती शुरू करके अपने परिवार को ज्यादा सुरक्षित बनाना। हमारे पहाड़ों में तो अब ड्रैगन फ्रूट और कीवी फार्मिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। नए मौके आपके सामने हैं। जो लोग अपने गांव में ही नए रास्ते ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए रूरल टूरिज्म और होम स्टे बिजनेस एक सुंदर अवसर है। इससे सिर्फ आमदनी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारी संस्कृति और प्रकृति दोनों का संरक्षण होगा। ये सभी कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर एक काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस हिमालय की मिट्टी को बचाने में अपना योगदान देगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम तैयार होंगे उन्हें फेस करने के लिए। इस बारे में और जानकारी के लिए चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश जोशी से, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेज डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। सर, बदलते पहाड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद हर्षिता जी। सबसे पहले आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतना महत्वपूर्ण क्लाइमेट चेंज जैसे विषय पर अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया है और इसकी वजह से ये जलवायु परिवर्तन जैसे विषय को आप मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हमारे शिक्षार्थियों और आम जनता तक ले जाने का एक बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। सर, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए मिटिगेशन और अडेप्टेशन इतने जरूरी क्यों हैं? इन दोनों को समझना और लागू करना हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? हर्षिता जी, मिटिगेशन एवं अडेप्टेशन के बारे में बात करने से पहले जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन कोई नया विषय नहीं है। यह तो हमारी धरती के बनने के साथ ही आरंभ हो गया था और तब से लेकर आज तक लगातार होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति जो है बड़ी गतिमान है और परिवर्तन संसार का नियम है। जी सर। वैज्ञानिक अध्ययन से यह सिद्ध हो चुका है और हम सब जानते हैं कि एक समय पृथ्वी पर ऐसा था जब पृथ्वी आग के गोले के समान थी और धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ और ठंडी हुई और करीब आज से 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व जब हमारी पृथ्वी में तापमान जीवन के अनुकूल हुआ तो धरती पर जीवन का आरंभ हुआ। जी सर। और तब से लेकर अब तक जलवायु परिवर्तन ही हुआ है, जिसके कारण हम आज की इस अवस्था में हैं। अर्थात जलवायु परिवर्तन के साथ इवोल्यूशन भी चलता रहा। ये दोनों एक साथ चलते रहे। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का उद्भव हुआ और जैसे जैसे सूक्ष्म जीवों के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन हुए तो एक कोश की जीव, फिर बहुकोश की जीव और विकास होते होते आज जीवों की यह विविधता हमारे सामने है। आज आप अगर साहित्य को देखेंगे तो पूरे संसार में करीब 20 लाख से 10 करोड़ जो स्पीसीज हैं ऐसे होने की संभावना है और उनमें से केवल 1 करोड़ प्रजातियों की ही पहचान हो सकी है। और इसी प्रकार से अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में करीब 47,000 पौधों की प्रजातियां हैं और ऐसे ही 89,000 जीव जंतु हमारे देश में उपलब्ध हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि जो जलवायु परिवर्तन अगर हमेशा से होता है तो अब क्यों विश्व भर में जलवायु परिवर्तन की इतनी चर्चाएं हो रही हैं और इसके प्रति हम इतने संवेदनशील क्यों हो रहे हैं? विभिन्न मंचों से सभी लोग, वैज्ञानिक लोग, हमारे लीडर्स लोग, सभी लोग जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और आम जनता में कई बार यह भ्रम होता है कहीं ये राजनीतिक कोई विषय तो नहीं है, किसी प्रकार की इसमें राजनीति तो नहीं हो रही है।
तो हमारे शिक्षार्थियों के लिए और आम जनता के लिए आज के जलवायु परिवर्तन को समझना बहुत आवश्यक है। जी सर। अगर जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं ना, तो इसको दो स्पष्ट भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक वह जलवायु परिवर्तन जो 18वीं सदी से पूर्व हो रहा था, और एक परिवर्तन जो 18वीं सदी के बाद आरंभ हुआ है। अगर आप 18वीं सदी से पहले, मतलब 18वीं सदी से पहले इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि 18 ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो 18वीं सदी के आखिरी के दशकों में आरंभ हुआ था जी। और इसकी वजह से ही सारी चीजें, नई चीजें उत्पन्न हुई हैं। तो 18वीं सदी से पूर्व जो जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय जो तापमान था, वैश्विक तापमान बहुत धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था, या कहो कि वो एक ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम वाली स्टेज में था। उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता था। जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अनुकूल और उसको बनाए रखने में समर्थ होता था। हालांकि मानव के अनुकूल है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस समय जितने भी जीव जंतु हमारे इकोसिस्टम में होते थे उन सबके अनुकूल था। वो सभी जीव जंतु को इक्वल अपॉर्चुनिटीज इकोसिस्टम में मिलती थी। तो ये हुई 18वीं सदी के पूर्व के क्लाइमेट चेंज की बात। अब बात करते हैं 18वीं सदी के बाद के जलवायु परिवर्तन की। अर्थात 18वीं सदी के अंत के समय में जब औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ ब्रिटेन से, तो वो समस्त संसार में अपनी नई टेक्निक्स को ले गए और उन्होंने सारे संसार में प्रौद्योगिकी का विकास किया। लेकिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ी और ऊर्जा के लिए हमने नए नए संसाधनों को खोजना स्टार्ट किया, और मुख्य रूप से हमारे वन और अन्य जो संसाधन थे उनका और अधिक दोहन होने लगा। आप जानते हैं कि वन कार्बन को अवशोषण करने का कितनी बड़ी भूमिका उसमें अदा करते हैं। जितना पुराना पेड़ होता है वो उतना ज्यादा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करता है। बिल्कुल हर्षिता जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पुराने पेड़ में कार्बन ऑलरेडी सीक्वेस्टर्ड रहता है और उसमें कार्बन अवशोषण करने की क्षमताएं बहुत होती है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, तो वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित कर देती है। यहाँ पर एक बात आपने बहुत बढ़िया कही कि पौधे, बड़े पौधे फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि हमारे संसार में जितने भी जीव हैं वो सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। केवल ये हरे पौधे ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन साथ में दूसरों की छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को भी शुद्ध करके भोजन का निर्माण करते हैं। तो इतना महत्व है, ऐसा किसी भी, ये कैपेसिटी हमारे किसी भी अन्य जीव के पास नहीं है कि कार्बन को अवशोषित कर सकें। इसमें एक और चीज हर्षिता जी, मैं आपको, मेरा पर्सनल मत है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो कालांतर में जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, साथ में हमारा जो करेंसी सिस्टम है वो भी बना, बैंकिंग सिस्टम है वो भी बना, कंज्यूमरिज्म है वो भी बढ़ा। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका और अधिक दोहन होने लगा। अब लोगों में एक नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचने लगे। उनमें ये बात भावना घर करने लगी कि क्यों ना हम अभी जो उपलब्ध रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनका यूज करें और उनको करेंसी के फॉर्म में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है आराम से बैठ के खाए। जमा पूंजी और विरासत का जो आइडिया आ जाता है लोगों के दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे खतरनाक चीज हुई। और मैं तो मानता हूँ कि हमारे देश में या वर्ल्ड ओवर ये करेंसी ही है, फिजिकल करेंसी ही है, जिसकी वजह से जो विभिन्न भ्रष्टाचार की चीजें हो रही हैं, संसाधनों का आवश्यकता से ज्यादा दोहन हो रहा है, वो सब इसकी वजह से हो रहा है। एक बार ये फिजिकल करेंसी हमारे सिस्टम से चले जाए या इसका अल्टरनेटिव फॉर्म डिजिटल करेंसी के रूप में आ जाए, तो शायद कदाचित ये जो अनावश्यक दोहन हमारे प्रकृति का हो रहा है और उसके फलस्वरूप ये जो क्लाइमेट चेंज वाली जो समस्या हम पूरे वर्ल्ड ओवर, पूरा वैश्विक समुदाय इसको झेल रहा है, वो शायद उसमें कदाचित कुछ कंट्रोल आए। जी सर। पहले एक और बात होती थी हर्षिता जी, वो यह है कि मानव जनसंख्या जो है प्रकृति के कंट्रोल में होती थी जी। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ तो हमारी मेडिकल साइंस ने भी जो है बहुत प्रगति की।
पहले जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी थी वो कम हुआ करती थी, एवरेज लाइफ कम हुआ करती थी। जैसे जैसे हमारा मेडिकल साइंस बढ़ा वैसे वैसे मानवीय जनसंख्या बढ़ती चली गई, और आज हम देखते हैं कि हमारा तो वर्ल्ड में इसमें पहले पायदान पर हमारा देश खड़ा हुआ है। और जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक जो वन भूमि है वो कृषि भूमि में आती है, और अत्याधुनिक तरीके से हम कृषि उत्पादन करते हैं जो फिर से जो है हमारे पर्यावरण पर नुकसान पहुंचाती है। और कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब जो गतिविधियां हैं ऊर्जा से संबंधित हैं। और हर्षिता जी, आपको एक और फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास आ रही है जी सर। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है थर्मल पावर प्लांट्स में, और थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्यतः कोयले का उपयोग होता है। और कोयला अगर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज हो रहा है तो उस एनर्जी को यूज करने वाले भी उसमें भागीदार हैं, और वो क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जी सर। एक अनुमान के अनुसार मैं कुछ लिटरेचर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली कि पिछले 10,000 वर्ष पूर्व, मतलब जब ये जो आइस एज थी, लेटेस्ट आइस एज थी, वो जब खत्म हुई मानते हैं, तब से लेकर अब तक 1/3 फॉरेस्ट जो है हमारी पृथ्वी से समाप्त हो चुके हैं, और लगभग 2 बिलियन हेक्टेयर वन जो 2 यूएस के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं वो हमारे संसार से नष्ट हो चुके हैं। और इनका उपयोग कृषि, पशुपालन आदि या औद्योगिक इकाइयों को स्टैब्लिश करने में, इन सब में इसका उपयोग हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो जो कृषि की शुरुआत जो मानी जाती है वो नवपाषाण युग या जिसको हम नियोलिथिक पीरियड कहते हैं, वहां से कृषि जो है स्टार्ट हुई थी। और जब कृषि स्टार्ट हुई, जब मानव को अपने अल्टरनेट फूड रिसोर्सेज का पता लगा, पहले तो वो हंटर गैदर सोसाइटी के रूप में काम करते थे, लेकिन जैसे कृषि की नॉलेज उनके पास हुई तो उन्होंने धीरे धीरे वनों को काटना प्रारंभ किया, और इस कटान से ही जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे तेज होता गया। लेकिन तब से लेकर अब तक भी वो परिवर्तन जो है प्रकृति के अनुकूल था। हमारे जो परितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें बैलेंस फॉर्म में था, क्योंकि तब भी करेंसी की खोज नहीं हुई थी, बार्टर सिस्टम चलता था, जितना हमें जरूरत होती थी उतना ही हम उत्पादन करते थे, उससे ज्यादा हम उत्पादन नहीं करते हैं। ज्यादा उत्पादन करेंगे तो वेस्ट चला जाएगा, तो अपनी पीढ़ियों के लिए संचित करके नहीं रखते थे, तो इसका ये फायदा था। लेकिन जैसे जैसे करेंसी, मैं फिर से कहूंगा, करेंसी की वजह से ही जमाखोरी बढ़ी हुई है, करेंसी की वजह से ही हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका आवश्यकता से ज्यादा विदोहन होने लगा है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यद्यपि जो मानव समाज सदियों से पेड़ों को काटता आ रहा है, लेकिन अभी तक जो भी वनों की क्षति हुई है उसमें से आधा भाग पिछले 10,000 सालों में करीब करीब 1900 सन से पहले तक हुआ है। 50% ऑफ डिफॉरेस्टेशन वो जो है इस पीरियड में हुआ है, और उसके बाद का आधा पीरियड जो है 1900 से आज तक हुआ है। 1900 सन से आज तक 50% कंट्रीब्यूशन है। तो आप समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद किस गति से डिफॉरेस्टेशन हुआ और किस गति से खनिज संसाधनों का विदोहन हुआ, दोहन हुआ, ये सब औद्योगिक क्रांति की वजह से हुआ। इस संदर्भ में एक और बात मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा, आपके माध्यम से हमारे शिक्षार्थियों और आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो गई है कि हमारे पर्यावरण में औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी महसूस की गई है। जी सर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो मेन कल्प्रिट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। एक अनुमान के हिसाब से ये जो औद्योगिक क्रांति से पूर्व इसको ppm पार्ट्स पर मिलियन में हम मेजर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा औद्योगिक क्रांति से पूर्व वो थी 280 से 290 ppm के अराउंड में थी। जी सर। और आज इसकी जो कंसेंट्रेशन है 419-420 ppm हो गई है।
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, इसकी वजह से जो मेन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो हो रही है। इसके साथ ही मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि इसकी वजह से जो हमारे विश्व में तापमान में वृद्धि हुई है वो औद्योगिक क्रांति से पूर्व 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत थी। मतलब उससे पूर्व प्रकृति के साथ जब मानव एक संतुलन की अवस्था में रहते थे तो उस समय यह जो टेम्परेचर है 13.7 के आसपास बना रहता था, उसी के आसपास स्टेबल रहता था। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिक क्रांतियां हुई, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ा, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बढ़ने के बाद से अब जो वैश्विक जो औसत तापमान है 13.7 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अगर आप हिमालय की बात करेंगे, हिमालय के संबंध में तो ये जो बढ़ोतरी और भी तीव्र गति से हो रही है। यहाँ पर करीब 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। जी सर। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडेप्टेशन की। जी सर। अब ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि हमारे विश्व में, पूरे संसार में क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। जी सर। और ये हम अक्सर महसूस भी करते हैं, अपने दिनचर्या में महसूस करते हैं। हम किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ महसूस करते हैं कि वहाँ उस प्रकार से अब रातें ठंडी नहीं होती या दिन गर्म नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे। जी सर। तो कहीं ना कहीं हमको इनको रोकथाम की बात करनी होगी और कहीं न कहीं इसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना होगा। जी सर। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से मतलब है कि जलवायु परिवर्तन की गति को और उसके प्रभावों को कम करने का प्रयास करना। अच्छा। अब बात आती कि ऐसे प्रयास क्या हो सकते हैं। हर्षिता जी, उसमें ऐसे समस्त प्रयास शामिल हैं जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडल में कंसंट्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। जी सर। इनको कहते हैं मिटिगेशन मेजर्स, क्योंकि जो हमारे वातावरण का जो तापमान है इन्हीं गैसों की वजह से जो है बढ़ रहा है। जी सर। अगर इनका कंसंट्रेशन कम करने के उपाय हम इसमें शामिल कर लेंगे तो ये मिटिगेशन मेजर्स कहलाएंगे। तो इसमें सबसे पहला तो यही है कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना है। इसके लिए जो इसके सोर्सेस हैं, मेनली हम व्हीकल यूज करते हैं। व्हीकल में जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, डीजल, यही सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। तो इनका उपयोग अगर हम जुडिशियसली करेंगे तो शायद इसका उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट मिटिगेशन मेजर आता है वो वृक्षारोपण आता है। जी सर। वृक्षारोपण में जब हम प्लांट्स को वायुमंडल में रोपित करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद केवल ये प्लांट्स ही हैं जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इसको फूड फॉर्म में, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे जो है अवशोषण में मदद मिलती है। और तीसरा, ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जिनकी वजह से हमारी कार्बन इमिटिंग जो प्रणालियां हैं उन पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। जी। इसके लिए हम लोग फोकस करते हैं कि जो अक्षय ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसमें सोलर पावर प्लांट्स की बात कर सकते हैं। पीएम घर सूर्य योजना चल रही है, तो बहुत हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारी राज्य सरकार का इसमें बहुत फोकस है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में सोलर पावर प्लांट लगाए। और सोलर पावर प्लांट लगाने से एक योगदान होता है नेशनल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। साथ में इससे हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जो डिपेंडेंसी है, कोल बेस्ड एनर्जी पे जो डिपेंडेंसी है, वो किसी हद तक कम हो जाती है। जी सर। और अगर हमको CO2 की मात्रा को कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना है, तो निश्चित रूप से हमें इस प्रकार के मिटिगेशन मेजर्स को अपनाना ही होगा। जी सर। उत्तराखंड जैसे राज्य में किस तरह की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? देखो हर्षिता, एडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों का महत्व है। जहाँ तक हमारे राज्य उत्तराखंड का प्रश्न है,
यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अति संवेदनशील है और अधिकतर जो भूभाग उत्तराखंड का है वो भूकंप की दृष्टि से भी बहुत संवेदनशील है। ऐसी तो पर्याप्त संभावनाएं हैं कि या तो अत्यधिक वर्षा होगी जिसके परिणाम बाढ़ एवं भूस्खलन के रूप में सामने आएंगे, जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व आपने धराली और थराली में सुना होगा जी सर। या हमारे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। तो इस प्रकार की स्थितियां आने वाले समय में भी हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तब कदाचित सिंचाई के पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, पीने के पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, बाढ़ की स्थिति में लोगों को जूझना पड़ सकता है। तो इसके लिए कुछ ठोस एडवांस में कुछ ठोस तैयारियों की आवश्यकता होगी, जी सर। जिसमें हमारी कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जैसे NDRF या DMMC डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेल या NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जैसे संस्थान जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आपदा जो प्रबंधन के लिए है, इस प्रकार की जो आपदाओं की संभावनाएं हैं उनके प्रबंधन के लिए एडवांस में हमको हमारे युवकों को जागरूक किया जा सकता है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन से होने वाली जो प्रभावों से आसानी से अपने आप को तथा अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, उसके लिए तैयारी कर सकें। इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट बात होगी कि हमारे जो युवकों को आपदा प्रबंधन की एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक होगा, ताकि वो समय आने पर उसका उपयोग कर सकें, समाज के हित में उसका उपयोग कर सकें। जी सर। इसके अलावा वृक्षारोपण की बार बार हम बात करते हैं। वृक्षारोपण न केवल फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, बल्कि भूक्षरण और जल से जो इरोजन प्रॉब्लम्स होती है उसको भी कम करने में मदद करता है। जी। पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांधने का काम करती है और जो वर्षा के रूप में जो जल गिरता है उसकी गति को कम कर देती है, उसकी सरफेस फ्लो को कम कर देती है। जी सर। और जो पानी जो भूमि की सतह पर आता है उसको नीचे उसके वर्टिकली डाउनवर्ड्स उसके अंदर की जो परतें हैं उनमें प्रभावित करने में मदद ग्राउंड करता वाटर है। रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करता है, जिससे जो बाढ़ की स्थिति भी कम हो कंट्रोल जाती होती है। है। इसके अलावा जल संचयन एक महत्वपूर्ण तरीका होगा। बाढ़ की स्थिति में जब पानी की कमी हो जाएगी, पीने की जल की कमी हो जाएगी, उससे निपटने का ये सब एडवांस प्रिपेयर्डनेस में जाते हैं। डिजास्टर आने से पूर्व तैयारी की बातें हैं, जी सर। क्योंकि ये करनी ही होंगी, तभी जो है हम सफलतापूर्वक जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अपने आप की और अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं। जी सर। इसके अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा की बात मैंने अभी कुछ समय पहले की थी, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। और सतत वन प्रबंधन और एक हमारे प्रदेश में वन पंचायत जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं वर्षों से हैं और ये हमारी विशेषता है कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रही हैं। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं इन संस्थाओं को और सुदृढ़ बनाना होगा और प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मिटिगेशन में अपना योगदान दे सके। जी सर। तो हर्षिता जी, अब बात करते हैं अनुकूलन की, अर्थात क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की। जी सर। एडेप्टेशन से मतलब है कि जो भी जलवायु परिवर्तित हुई है या जलवायु परिवर्तन से जो भी प्रभाव हमारे आसपास दिखते हैं, उन नए परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढालना। जी सर। अब एडेप्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे संसार भर में या तो वाटर की पानी की मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी या सूखा हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में पहले से नदियां हरी भरी रहती थी, साल भर बहुत पानी होता था और फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकता था, हो सकता है जलवायु परिवर्तन के बाद वो पानी जो है हमें साल भर उपलब्ध न रहे। ऐसी स्थिति में हमें अपने जो क्रियाकलाप है, हमारी जो कृषि पद्धतियां हैं या कृषि आधारित जो हमारी फसलें हैं, उन सबको हो सकता है समय के हिसाब से हमको परिवर्तन करने की उसमें जरूरत पड़ सकती है। जी सर। इसी प्रकार से किन्हीं भागों में हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट की कंडीशंस हो जाए,
जहाँ पहले बहुत पानी बरसता था, हो सकता है किसी वर्ष जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की ये प्रभाव आम है। जैसा आपने अभी कुछ समय पहले धराली में देखा होगा, अचानक से बहुत बड़ी बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और बहुत नुकसान हुआ था। ऐसे थराली में हुआ था। ऐसे अगर ऐतिहासिक दृष्टि से पीछे जाएंगे तो पीछे भी आपको बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के मिल जाएंगे जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि क्लाइमेट चेंज से डरना नहीं है, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको देखना है और किस प्रकार से उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और किस प्रकार से उसके अनुकूल हम अपने आप को परिवर्तित कर लें। तो इस संदर्भ में एक हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ करते थे जो विकासवाद का जिनने सिद्धांत दिया था, जिनका नाम था डार्विन। तो उनका एक फेमस सिद्धांत था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता। और यह जो है क्लाइमेट चेंज के केस में भी यह सारी चीजें हैं। अगर जो व्यक्ति और जो समुदाय अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुसार चेंज कर लेगा, वह सक्सेसफुल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जी सर, और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। यस। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं हमारे आसपास के। आपने गिरगिट का नाम तो सुना होगा। जी सर। गिरगिट में एक विशेषता होती है कि वह अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपना रंग परिवर्तन कर लेता है। ये बहुत बड़ी खूबी इस जीव में होती है। अपने आप को सुरक्षित रखने का एक गुण मिला हुआ है। हालांकि गिरगिट कहलाना हमारे समाज में शायद लोग पसंद नहीं करते हैं। जी सर। अगर गिरगिट कहें तो लोग सोचते हैं कि अरे न जाने क्या को संज्ञा दे दी। लेकिन मैं कहूँगा कि जिन लोगों में गिरगिट जैसी गुण है, वह मैंने अक्सर उन्हें जो समय के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं, वो सक्सेसफुल रहते हैं अपनी लाइफ में। यही बात क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में भी है। अनुकूलन मतलब अपने आप को बदली हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल चेंज कर लेना। उसमें आपकी क्रॉप्स हो सकती हैं, उसमें आपके रोजगार के साधन हो सकते हैं, उसमें आपकी पानी की व्यवस्था शामिल हो सकती है, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमारे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाली है। जी सर। तो इनके लिए जो है अपने आप को एडेप्ट करना है। जी सर। इसी को हम क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। जी सर। एडेप्टेशन को एक और अन्य एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये तो एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और तीव्र गति से हो रहा है और हमें आज इसके प्रभाव दिख भी रहे हैं, कल भी दिखेंगे। और अब ये प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ये एक संभावित चीजें हैं जो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने शोध के माध्यम से बताया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हो सकता है पीने का पानी कहीं कम हो जाए, जलाशयों या नदियों या स्रोतों में जल की कमी हो जाए, या किसी क्षेत्र में या किसी गांव में जल की कमी हो गई है मान लिया, तो क्या एडेप्टेशन मेजर्स कर सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि आपके गांव में कुछ समय से पानी लगातार कम होता चला जा रहा है, तो आपको क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए, अपने जानवरों के लिए पानी चाहिए, अपने फसलों के लिए पानी चाहिए, तो आपको कुछ एडेप्टेशंस करने होंगे। उसके लिए सबसे बढ़िया जो एडेप्टेशन है, तो या तो आप नंबर 1 तालाब बनाकर पानी इकट्ठा करें, या फिर वर्षा जल संचयन करें, या उन फसलों को छोड़ के जिन फसलों में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलों को उसमें उगाने का प्रयास करें जो न केवल हाई यील्डिंग वैरायटीज हो, बल्कि पानी भी इसमें कम लगता हो। तो इस प्रकार से ये एडेप्टेशन हम कर सकते हैं उस केस में जहाँ पानी की भविष्य में कमी होने की आशंका हो। सर, अडेप्टेशन के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? बाढ़ और लैंडस्लाइड जो उत्तराखंड में रोजमर्रा की परेशानी बन गए हैं, इससे कैसे डील करना चाहिए? जी हर्षिता जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। और निश्चित रूप से ये समस्याएं अक्सर हमारे उत्तराखंड में, मुख्य रूप से पहाड़ों में जो लोग निवास करते हैं, वो अक्सर इन समस्याओं का सामना करते हैं। और निश्चित रूप से पहाड़ों में जीवन तो पहले से ही कठिन था,
और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कदाचित बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी समस्याओं से इसकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हुई है। जी सर। इसके अतिरिक्त एक और समस्या है हमारे उत्तराखंड में, वह है वनों की आग की समस्या। जी सर। तो वो भी कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, या फिर लोगों की जानकारी के अभाव में, जन जागरूकता के अभाव में, वो भी एक बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में है। जी सर। इस संदर्भ में अगर हम एडेप्टेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हमको करना ही होगा, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम एक हो सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमारे जो इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं जैसे IIT रुड़की, इस प्रकार के संस्थानों का बहुत बड़ा योगदान होगा। मुझे याद है कि उन्होंने एक भूकंप के क्षेत्र में एक अर्ली वार्निंग ऐप बनाया था। वो 5 रिक्टर स्केल से ऊपर के अलर्ट मोबाइल में देता था, करीब 10 से 20 सेकंड पहले आपके मोबाइल में आ जाते थे। इसी प्रकार अगर बाढ़ से संबंधित ऐसे या और भी कुछ अलर्ट्स हम लोग बना सकें, हमारे ये संस्थान बना सकें, तो निश्चित रूप से वह इन बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याओं से निपटने में काफी कारगर होंगे। जी सर। इसके अलावा एक और जो अभी कुछ समय पहले मैंने आपसे बात की थी कि उत्तराखंड में एक अनोखा उदाहरण जो वन पंचायत के रूप में है, वर्षों से पहले से मौजूद है। जी सर। उत्तराखंड में करीब 12,000 से अधिक, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 12,165 वन पंचायतें हैं। जी सर। ये वन पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वनों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। ये आग की स्थिति में भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। वन विभाग को इनसे काफी सहायता मिलती है, लेकिन समुचित नीतियों के अभाव में ये संस्थाएं दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही हैं। और इनके कमजोर होने में एक और मुझे जो बात नजर आती है, वह है गांवों में समुचित रोजगार का न होना। जी सर। समुचित रोजगार के न होने से गांवों का युवा वर्ग शहरों की ओर पलायन करने लगा है। और ये वन पंचायत जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में केवल ओल्ड एज पीपुल ही रह गए हैं। तो ओल्ड एज पीपुल के सहारे इन संस्थाओं का, हालांकि वो भी अपने स्तर से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन युवा वर्ग अगर इन संस्थाओं में शामिल हो, जुड़े, तो निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को डील करने में काफी कारगर साबित होंगे। जी सर। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में माइग्रेशन की वजह से गाँवों का लगातार खाली होना जारी है, और करीब 1000 से ऊपर गांव जो है घोस्ट विलेजेस की श्रेणी में आ गए हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से एडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात करेंगे, ये भी थोड़ा सा इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। सर, उत्तराखंड को जलवायु प्रतिरोधी या क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने में वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं, और भविष्य में हमें किन एरियाज पर फोकस करना होगा? जलवायु प्रतिरोधी बनाने की जब बात आती है तो पूरी तरह से तो जलवायु प्रतिरोधी बनाना संभव नहीं है। हाँ, कुछ हद तक हम विभिन्न एडेप्टेशन, मिटिगेशन और पॉलिसीज के द्वारा, गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसमें अभी कुछ समय पहले, कुछ ही से पूर्व मैंने बात की थी कि सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँवों में जो है वो है पलायन की और माइग्रेशन की, क्योंकि गाँव में रोजगार नहीं है। तो रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, गाँव में ही अगर युवा वर्ग को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तो गाँवों एवं गाँवों के आसपास के रिसोर्सेज का वो बेहतर तरीके से उसमें अपना योगदान अदा कर पाएंगे। जी सर। इसके अलावा हमें जो है, अगर हमारे प्रदेश को जलवायु प्रतिरोधी बनाना है तो यहाँ की जो लोकल वैरायटीज हैं उनको जरूर प्रमोट करना होगा। जी। वो क्लाइमेट रेजिलिएंट तो है ही, साथ में उनकी अब एक बड़ी मार्केट हमारे बड़े शहरों में बनती जा रही है, लोगों में मांग की बढ़ रही है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमको प्रमोट करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का एक फायदा यह है कि इससे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और एक और बात केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ ये है कि इनका जो बनने की प्रोसेस में जो कार्बन फुटप्रिंट होता है किसी इंडस्ट्री का, वो बहुत ज्यादा होता है।
क्योंकि फर्टिलाइजर्स को बनाना मतलब किसी औद्योगिक संस्थान में बिजली के द्वारा बनाना है, और बिजली का अधिकतर पोर्शन फिर थर्मल पावर प्लांट से आता है, जहाँ अगेन कोल बर्निंग के थ्रू जो है बिजली प्रोड्यूस होती है। और इसके साथ साथ जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनका अधिक उपयोग से हमारे विभिन्न जो इकोसिस्टम्स हैं, लैंड इकोसिस्टम्स हैं, वाटर इकोसिस्टम्स हैं, वो सब प्रभावित होते हैं, वहाँ के जीव प्रभावित होते हैं। इन चुनौतियों के साथ साथ और भी चुनौतियां हैं, जैसे भूस्खलन है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे आसपास बरसात के सीजन में अक्सर रोडों में जो है मलबा आके गिर जाता है। हमारा जो उत्तराखंड का पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत अनस्टेबल है। अक्सर आपने अल्मोड़ा हल्द्वानी मार्ग में क्वारब वाले एरिया में देखा होगा, वो तो सालों वर्षों उसको बीत चुके हैं। अभी मुझे याद है कि 2-3 वर्षों से तो वो रोड जो है पूरी तरह से ठीक हो ही नहीं पा रही है, और इसकी वजह से अनावश्यक लोगों को कष्ट होता है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लोगों को जान माल की क्षति हो जाती है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या जिसकी वजह से लोगों में पलायन भी बढ़ा है और लोगों में रोष भी उत्पन्न हो गया है, वह है मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। जी सर। ये भी हमारे जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमने जब पहाड़ों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, तो बंदर तो अक्सर जो है गाँव में नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी किचन गार्डन से लेकर उनके एग्रीकल्चर फील्ड तक वो सभी जगह नुकसान करते हैं। बाघ का भी पशुपालन में काफी खतरा रहता है। बिल्कुल, बाघ की घटनाएं, भालू की घटनाएं न्यूज़पेपर्स में आम हो चुकी हैं। और ये सब समस्याएं निश्चित रूप से कहीं न कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक और समस्या है हमारे जलों की समस्या, पीने के पानी की समस्या, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की समस्या, तो वो भी मुख्य समस्याओं में से है। जी सर। हर्षिता जी, एक और बात मैं आपके माध्यम से हमारी सुनने वालों को, श्रोताओं को और हमारे शिक्षार्थियों को बताना चाहूंगा कि हिमालय अपनी जैव संपदा के लिए जाना जाता है। जी सर। यहाँ पर विविध प्रकार की औषधियाँ, वनौषधियाँ और विविध प्रकार के जो एक डाइवर्सिटी है वो व्याप्त है। और इनमें से कई प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं और इसकी मार्केट में जो डिमांड है बहुत ज्यादा है। जब रोजगार की संभावनाएं कम हो जाती हैं तो इन जो वनस्पति प्रजातियों जिनकी ब्लैक मार्केट में बहुत डिमांड होती है, इलीगली जो इनको ट्रेड किया जाता है, तो वहाँ पर हमारे युवा वर्ग या बाहर से आसपास के देशों से आए लोग इनके दोहन में शामिल हो जाते हैं। इनमें से जो कई प्रजातियां बहुत ही रेयर एंडेंजर्ड कैटेगरी की हैं, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार गिरती चली जा रही है। और जब ये जो लोग हैं लीगली इन प्रजातियों का दोहन करते हैं तो वो उस प्रजाति के महत्व को न समझते हुए पूरे उसके हैबिटेट को नुकसान कर देते हैं। जी सर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर जरूर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए और जो चैलेंजेस हमारे राज्य में हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है कि हम इको टूरिज्म को बढ़ावा दें, अपने होम स्टेज को बढ़ावा दें, ताकि हमारे युवा इन गतिविधियों में शामिल होकर पलायन से बच जाए और हमारी युवा पीढ़ी है हमारे गाँव में रहे, गाँव के आसपास रहे और रहकर जलवायु परिवर्तन से जूझने में पूरे समाज की मदद करें। जी सर। सर, मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को सफल बनाने के लिए समुदाय की भागीदारी कितनी जरूरी होती है और क्या एक व्यक्ति का छोटा सा बिहेवियरल चेंज भी बड़ा फर्क ला सकता है? जी हर्षिता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जन सहभागिता से ही मिटिगेशन और एडेप्टेशन कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। लोगों का स्थानीय ज्ञान इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी सर। लोगों का जो स्किल्स होते हैं, हमारे गाँव में जो लोग होते हैं उनको एक बड़े लंबे समय से वो उनका अनुभव के आधार पर उनके स्किल्स होते हैं, वो अपने क्षेत्र को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उनके स्किल का हम उपयोग कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी और एडेप्टेशन में भी।
और जब हम आम जन समुदाय को किसी रणनीति को बनाने में शामिल करते हैं तो उसकी सक्सेस, उसमें सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण के जो कार्यक्रम हैं वो तो करने ही होते हैं, और जहाँ भी हमारी वेस्टलैंड है, बंजर भूमि है, उन सबों में वृक्षारोपण तो किया ही जाना चाहिए। और कोई भी प्लांटेशन प्रोग्राम, कोई भी वृक्षारोपण प्रोग्राम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जन सहभागिता उसमें न हो। और प्लांटेशन करना आसान होता है, जी सर। हम वृक्षारोपण तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका रख रखाव करना, उनको सक्सेसफुल करना, वो जन समुदाय का ही काम होता है, और तभी एक प्लांटेशन सफल हो सकता है। जी सर। इसी प्रकार जो हमारी जंगलों की आग है, प्रत्येक वर्ष सैकड़ों हेक्टेयर वनभूमि और वन जंगलों की आग की चपेट में आ जाते हैं, और जिसके कारण न केवल पौध प्रजातियों को नुकसान होता है, वरन ये जो जंगल होते हैं हमारे विभिन्न जीव जंतुओं के महत्वपूर्ण आवास होते हैं, और उनके पूरे आवास नष्ट हो जाते हैं। जी सर। और ये भी एक कारण है कि ये वन्य जीव जंतु हैं और मानव के आवासों की तरफ रुख करते हैं, और इसकी वजह से जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अक्सर बढ़ते हुए हमने महसूस किए हैं। तो इसमें जो है जन सहभागिता का योगदान बहुत अधिक है। जंगलों की आग को बचाना है तो हमें गांव स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, उनको जागरूक करना होगा, और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जब भी आपदा की स्थिति आए, चाहे क्लाइमेट चेंज की वजह से आए या अन्य वजह से आए, उनके लिए वहाँ के युवा और वहाँ के वासी तैयार रहें। जी सर। और जहाँ तक आपने बात की कि एक व्यक्ति का छोटा सा व्यवहारिक बदलाव बड़ा फर्क ला सकता है, निश्चित रूप से बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। और अगर एक व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर ले, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दफ्तर से घर जाते हैं या थोड़े समय के लिए बाहर निकलते हैं, तो आपकी रोशनी बंद हो जानी चाहिए, एक भी बल्ब जला नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के ऐसे ही घरों में आपके पंखे खुले रहते हैं, आपको कई बार लोग कहते हैं ये तो मेरा पंखा है, मेरी बिजली है, ये आपकी बिजली नहीं है, ये पूरे देश की बिजली है। और ये बिजली फिर से बता रहा हूँ अपने श्रोताओं के लिए कि यह बिजली का अधिकतर भाग हमारे थर्मल पावर प्लांट से आता है, और इन थर्मल पावर प्लांट्स में कोल का उपयोग होता है, कोयले का उपयोग होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, और यह जलवायु परिवर्तन का कारण होता है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट किए जा रहे हैं, उनको ग्रीन व्हीकल भी, ग्रीन एनर्जी का भी कुछ संकेतांक मिल रहा है ना। हाँ, आजकल ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं। ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ईवी व्हीकल्स में तो एनर्जी तो हम वही इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तब तो उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। लेकिन अगर साथ में आपने अपने घरों में अक्षय ऊर्जा सोलर पावर प्लांट लगाया है, तो ईवी व्हीकल यूज करने का सिग्निफिकेंस है। जी सर। है ना। तो इसलिए अक्षय ऊर्जा साधनों का उपयोग तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को पीएम सूर्य घर योजना का फायदा उठाना चाहिए, सोलर गीजर्स का उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम अपने व्यवहार में अपने घरों से अगर परिवर्तन लाते हैं तो निश्चित रूप से इसका कंट्रीब्यूशन पूरे देश को होगा, और वो कंट्रीब्यूशन जब मल्टीप्लाई करता है तो उसका अनुमान हम लोग नहीं लगा पाते हैं, वो बहुत बड़े फॉर्म में हमारे सामने आता है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति की जो सहभागिता है उसका इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका छोटा सा भी बदलाव इसमें बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। जी सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपको और आपके पूरे फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने यहाँ इतना समय दिया और इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। धन्यवाद हर्षिता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और इसको जारी रखें। पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए यह काम आएगा। थैंक यू सर। दोस्तों, आपने सुना कि क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना कितना ज़रूरी है। यही है असली अर्थ मिटिगेशन और अडेप्टेशन का। आशा करती हूँ ये सीरीज़ सभी उत्तराखंड के लोगों को तैयार करेगी। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए। हिमालय के हर हिस्से में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान तक भी ये आवाज़ पहुँचे,
क्योंकि हमारी ज्योग्राफी एक है, हमारा दुख एक है और हमारा भविष्य भी एक है। दोस्तों, बदलते पहाड़ के इस अंतिम कार्यक्रम के साथ हम अपने सफ़र के अंजाम पर पहुंच गए हैं। लेकिन ये अंजाम अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये रेडियो श्रृंखला बनाना एक यात्रा थी। हर एपिसोड में हमने एक टुकड़ा जोड़ा, कहीं पर्यावरण की कठिनाइयाँ, कहीं मनुष्य का संघर्ष और कहीं नए प्रयासों की रोशनी। मिलकर इन टुकड़ों से एक आईना बना है जिसमें उत्तराखंड का वर्तमान और भविष्य दोनों दिखाई देते हैं। ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं था, आप भी इसमें हमेशा साथ रहे। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हर एक श्रोता का जिसने हमें इतने इत्मीनान से सुना, और साथ साथ मैं अपना हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सभी का जिन्होंने बदलते पहाड़ की इस यात्रा को संभव बनाया। मेरे दोस्तों और प्रोफेसर्स का जिन्होंने अपना समय निकालकर रेडियो ड्रामा में आवाज दी, कहानियों को जीवंत बनाया। उन विशेषज्ञों का जिन्होंने अपने गहरे और मौलिक विचार हमारे साथ बांटे, जिससे हर एपिसोड को एक नई दिशा और गहराई मिली। विशेष रूप से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेज का, जिन्होंने हर कदम पर मुझे सहयोग और उत्साह दिया। और अंततः दिल से शुक्रिया हेलो हल्द्वानी 91.2 FM का, जो इस विचार को आप तक पहुंचाने का जरिया बना। और हाँ, मैं आप सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहती हूँ कि बदलते पहाड़ के सारे एपिसोड्स हेलो हल्द्वानी के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इन्हें कभी भी सुन सकते हैं, अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ बांट भी सकते हैं। अगर आपको ये यात्रा प्रभावित करती है तो हमसे अपना प्यार लाइक और कमेंट के रूप में जरूर बांटिएगा। आपकी कीमती प्रतिक्रिया हमें प्रेरणा देगी कि हम भविष्य में भी ऐसे ही प्रभावशाली और रोचक कार्यक्रम ला सकें। आज के समय में हम सबको एक जागरूक कदम लेना होगा। छोटी छोटी बातें जैसे कूड़ा ना फेंकना, पानी बचाना, पेड़ लगाना या फिर सरकार से सही सवाल पूछना, यही कदम मिलकर बदलाव लाते हैं। जाते जाते मैं आपको बस एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, हम सब अपने पहाड़ों, अपने गाँव, अपने नदियों, अपने वन और अपनी संस्कृति पर फक्र करते हैं। ये हिमालय सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं, हमारी आस्था और हमारा घर भी है। पर दोस्तों, फक्र करना ही काफी नहीं होता। इस फक्र को हमें एक जिम्मेदारी में बदलना होगा। इस गौरव को हमें एक संकल्प में परिवर्तित करना होगा। प्रकृति को सुरक्षित रखने का, पानी, जंगल और मिट्टी का संरक्षण करने का, क्योंकि जब हम प्रकृति को बचाएंगे तभी प्रकृति हमें बचाएगी। आइए इस गौरव को एक नई दिशा दें। हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे कदमों के साथ उत्तराखंड और पूरे हिमालय के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। और इसी भावना के साथ मैं हर्षिता विदा लेती हूँ आपसे, अपने इन बदलते पहाड़ों को गिरदा के शब्दों में एक गीत समर्पित करके। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, मेरे हिमाला।